नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल पर। कृषि की अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको कृषि की जानकारी मिलती रहे। नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते ही हैं, यह चैनल कृषि चैनल है और इसमें हमारी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा कृषि की जानकारी आपके सामने लाते रहें। सवाना सीड्स, जी हाँ, सवाना सीड्स जैसे कि आप जानते हैं सीड्स कंपनीज़ में सबसे पुरानी जानी मानी सीड्स कंपनी मानी जाती है। सवाना सीड्स ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया और साथ ही एक वेबिनार का आयोजन भी किया जिसमें देश के प्रमुख धान से जुड़े हुए वैज्ञानिक, पॉलिसी मेकर, प्रदेश सरकार के लोग, कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े लोग तथा बीज इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी शामिल हुए। फसल क्रांति ने सवाना सीड्स को बधाई देते हुए उनसे जाना कि कैसा रहा उनका 10 साल का यह सफ़र और साथ ही जाना वेबिनार के अंदर वह कौन से बिंदु थे जिनके ऊपर उन्होंने चर्चा की। तो चलिए जानते हैं सवाना सीड्स के एमडी मिस्टर अजय राणा जी से। फसल क्रांति के मेरे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज जो हम पहुँचे हैं, हम आए हैं गुड़गांव में सवाना सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर कंपनी है। और इस कंपनी का जो पिछले 10 सालों का सफ़र रहा है उसके बारे में हम जानेंगे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अजय राणा जी से, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, फसल क्रांति के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फसल क्रांति के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैं खुद एक कृषक परिवार से जुड़ा हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई भी खेती से की है, मास्टर्स एग्रीकल्चर और फिर MBA। और पिछले 28 सालों से मैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। और इन 28 सालों में मेरा जो पिछले 10 साल का सवाना का सफ़र है, ये मैं मानता हूँ कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस 10 सालों में हमने बहुत कुछ सीखा है किसानों से, देश के वैज्ञानिकों से, सवाना के वैज्ञानिकों से, और हम किसानों के बीच में कुछ नए प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी लेके आ पाए। आज सुबह हमने एक वेबिनार का आयोजन किया था जिसमें देश के प्रमुख धान से जुड़े हुए वैज्ञानिक, जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं भारत सरकार के, वो प्रदेश सरकारों के लोग, यूनिवर्सिटीज़ से जुड़े हुए लोग और सीड इंडस्ट्री के लोग, वो सभी लोग थे। तो आज हमने सवाना का जो 10वां स्थापना दिवस है वो मनाया और ये वेबिनार भी इसी मौके पे किया था हमने। और इसमें 2 मुख्य बिंदुओं पे हमने चर्चा की। पहला हमारा बिंदु था कि भारत, जो कि एक धान की खेती में क्षेत्रफल के हिसाब से नंबर 1 है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन के हिसाब से नंबर 2 है और पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से काफ़ी पीछे है। तो हम जो हमारे यहाँ पे धान की खेती में प्रोडक्टिविटी 4 टन प्रति हेक्टेयर है, उसको कैसे हम अगले 10 सालों में 5 टन प्रति हेक्टेयर पे लेके जाएं, 20% उसमें हम एडिशन करें। क्योंकि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, वियतनाम है, वहाँ पे 5.5 टन प्रति हेक्टेयर की उपज है, चाइना में 6.5 टन है, और जो विकसित देश हैं अमेरिका में, उनके यहाँ 8.5 टन है, ब्राज़ील में भी 8 टन के आसपास है। तो धान में अगर हम उपज बढ़ाएंगे, किसान की आय बढ़ेगी। लेकिन एक और बिंदु पे हमने चर्चा की, एक तो प्रोडक्शन बढ़ाना है, दूसरा हमने चर्चा की कि धान की फसल की बहुत आलोचना भी होती है। वो इसलिए कि भाई धान की खेती में बहुत पानी और जो दूसरे नेचुरल हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग होता है, दोहन होता है एक तरह से। 1 किलो चावल पैदा करने में 4000 लीटर पानी लग जाता है। बहुत सारा लेबर का खर्चा होता है धान की रोपाई में। बहुत सारा डीजल लगता है जब खेत की तैयारी की जाती है। और बहुत सारी देश की ज़मीन, खेती की ज़मीन धान के अंदर है। 42 मिलियन हेक्टेयर का हमारा क्षेत्रफल है। तो दूसरा बिंदु हमने चर्चा की कि भाई धान का उपज तो बढ़ानी है, 5 टन पे लेके जाना है, लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग भी कम करना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे, इन 2 मुद्दों पे हमने चर्चा की है। और सवाना का जो नई टेक्नोलॉजी है, नए बीज हैं, हम एक नई टेक्नोलॉजी फुल पेज सिस्टम लेके आ रहे हैं, ये इन्हीं 2 मुद्दों को देखते हुए हम काम कर रहे हैं। देखिए, धान में अगर उत्पादन बढ़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्षेत्रफल कम कर सकते हैं। हम 10 से 15% क्षेत्रफल धान के अंदर जो है उसको कम कर सकते हैं।
और उस क्षेत्रफल में जो 6-7 मिलियन हेक्टेयर हम कम कर लेंगे, उसमें दूसरी जो नकदी फसलें हैं किसान उनको लगा सकता है। हमें बहुत सारी ज़मीन अभी भी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हम बात करते हैं भाई नया हाईवे बन रहा है, नया रेलवे नेटवर्क बन रहा है, तो जब भी खेती की ज़मीन उसमें चली जाएगी। 6 से 7 मिलियन हेक्टेयर बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है। इतना बड़ा क्षेत्रफल अगर हम उत्पादकता बढ़ा के फ्री करेंगे तो देश के लिए बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी बात है कि धान की फसल में जो इतना पानी लगता है, नई टेक्नोलॉजी के साथ फुल पेज सिस्टम जो है, इसको हम बोलते हैं सिंप्लीफाइंग एग्रीकल्चर। इसमें किसान को धान की रोपाई नहीं करनी पड़ेगी। जो शुरू में खेत तैयार करने के लिए उसको इतना पानी भरना पड़ता है, पडलिंग कद्दू बोलते हैं उसको हिंदी में पंजाबी में, वो करना पड़ता है, उसमें ही बहुत सारा पानी लग जाता है। तो जब धान की किसान सीधी बुआई कर सकेगा फुल पेज सिस्टम में, और जो एक समस्या है बाद में कि उसमें भाई खरपतवार आ जाता है, उस खरपतवार के नियंत्रण के लिए हमने धान के बीज के अंदर ऐसा संशोधन किया है कि खरपतवार नाशक का किसान जब स्प्रे करेगा तो फसल सुरक्षित रहेगी और जितने खरपतवार नाशक हैं उसका कंट्रोल हो जाएगा। तो इससे किसान को पहली बचत होगी पानी की, 30% तक हम पानी बचा सकते हैं। दूसरी बड़ी बचत होगी जो रोपाई में जो उसका मजदूरी का खर्चा होता है। इस साल तो कोविड के समय में तो 1 एकड़ में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को 4-4 हज़ार रुपये प्रति एकड़ भी देना पड़ा है रोपाई का। तो रोपाई का खर्चा बच जाएगा उसका, खाली उसको ड्रिल के साथ सोइंग हो जाएगी डायरेक्ट। तीसरा है कि जो ट्रैक्टर की वियर एंड टीयर होती है, जो डीजल का खर्चा होता है, वो भी बच जाएगा। चौथी बात यह है कि आप जितना मिट्टी को कम छेड़ेंगे, उसको इतना जुताई नहीं करेंगे, पडलिंग नहीं करेंगे, तो जो ऑर्गेनिक मैटर है फसल के अंदर, मिट्टी के अंदर, वो भी इम्प्रूव होता है और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती है। जो ग्रीन हाउसेज एमिशन होते हैं वो भी कम होते हैं इस सिस्टम में। तो ये सिस्टम ऐसा है कि किसान ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकता है कम संसाधनों का उपयोग करके, प्रोड्यूसिंग मोर विद लेस। सर, जैसा आपने बात की कि ड्रिल के जरिए से जो है उसकी बुआई हो जाएगी धान की, तो क्या इसमें किसी तरीके की नर्सरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है? जी नहीं, इसमें कोई नर्सरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस विधि के साथ आज किसान खेती कर रहा है गेहूं भी वो ड्रिल से सीधे बुआई कर लेता है, बिल्कुल उसी तरीके से खेत को तैयार करके, खेत को समतल करके उसमें बुआई से पहले वो पानी लगा लेता है कि उसमें खेत में नमी हो। ड्रिल्स हैं, स्पेशल ड्रिल्स तैयार की गई हैं, पंजाब में, हरियाणा में सब जगह उपलब्ध हैं। और थोड़ा संशोधन है, वही ड्रिल गेहूं के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। उस ड्रिल में डायरेक्ट सीडिंग से आप गेहूं की तरह ही धान की बुआई भी कर सकते हैं। इसमें 1 एकड़ में करीब 6 से 8 किलो प्रति एकड़ बीज की दर है। जो हमारे स्मार्ट राइस के बीज हैं 134 है, 127 है, 6 से 7 किलो प्रति एकड़ लगता है। इसमें एक मुख्य बात यह है कि जो आप बीज का चयन करें फुल पेज सिस्टम के लिए या सीधी बुआई के लिए, बीज का चयन ऐसा किया जाए कि जो बीज पौधा ऐसा हो कि वो सीधा खड़ा होता पौधा हो। जो पौधे बहुत फैल जाते हैं उस तरह का पौधा ना हो, सीधे इरेक्ट टाइप, हम प्लांट टाइप बोलते हैं, पेनिकल टाइप, जिससे कि वो पौधों की संख्या भी बढ़ जाए तो भी, लेकिन उसमें हवा क्रॉस होती रहे, वेंटिलेशन होता रहे और वो फंसे नहीं तो क्या हो जाता है कि नमी बनने के कारण बीमारी ज़्यादा आ जाती है अगर वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं होता है। तो बीज का चुनाव भी किसान के लिए ज़रूरी है। कुछ वैरायटीज़ भी अच्छी हैं जो इस विधि के लिए उपयुक्त हैं। और दूसरी बात मैंने बोली कि खरपतवार नियंत्रण, किसान को दो स्प्रे करने पड़ेंगे खरपतवार नियंत्रण के लिए, लेकिन 3 तरह के खरपतवार धान की खेती में होते हैं। एक को ग्रासिस बोलते हैं, इकाइनोक्लोआ, साखी, और फिर एक ये सैजेस में हमारे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डीले की। तीसरी प्रॉब्लम होती है ब्रॉड लीफ, चौड़े पत्ती के खरपतवार। तो इस टेक्नोलॉजी में एक ही खरपतवार नाशक तीनों तरह के खरपतवारों को कंट्रोल करता है। और किसान को जो एक बाद में ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि खरपतवार जो अभी वो सिस्टम यूज कर रहा है कि खरपतवार नियंत्रण नहीं हुआ, फिर लेबर लगानी पड़ती है, तो उसमें फिर 1-1.5 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता है। तो ये एक मैं बोलता हूँ कि एक स्मार्ट फार्मिंग है एक तरह से। बहुत किसानों को इससे फ़ायदा होने वाला है। तो किसान साथियों, आपने सुना सर ने जैसे कि बताया कि इस वैरायटी से आपकी पानी की बचत होगी, आपका जो खरपतवार है उसको उससे लड़ने में सहायक है ये वैरायटी।
और दूसरा पर्लिंग की जो कॉस्ट आती है उससे भी आपकी बचत होगी। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो हम कॉस्ट कटिंग की बात करते हैं, जो लागत कम करने की बात करते हैं, तो पूरी तरह से आपकी लागत कम होगी। सर ये तो हमारा एक सवाल हुआ, लेकिन अब जो सबसे बड़ी समस्या किसान के सामने आती है वो आती है मार्केट को लेकर कि हमेशा कुछ ना कुछ जब भी किसान निर्यात करने की सोचता है तो क्वालिटी को लेकर बात आ जाती है, उसकी गुणवत्ता को लेकर बात आ जाती है। तो कितना कारगर है ये क्वालिटी एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर मार्केट में अच्छा रेट किसान को दिलाने के लिए? जी नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि किसान की चिंता ये रहती है कि भाई वो जो फसल लगा रहा है उसकी उपज कैसे ले सके। चलिए वो आपने अच्छे बीज दे दिए, आपने फुल पेज सिस्टम ले आए, मेरी उपज तो आ गई, कल को इसको कोई खरीदेगा कि नहीं, ये किसान की बहुत बड़ी चिंता है। धान में मुख्य तौर से 2 तरह की या 3 तरह की धान की किस्में हैं। एक हम बोलते हैं परमल, जिसको हमारे यहाँ बोलते थे मोटा धान है, जो कि हमारा FCI की और ये जितने भी MSP में है वो परचेज होता है। हमारी PR वैरायटीज़ हैं, हमारी पूसा की वैरायटीज़ हैं, जो हमारे स्मार्ट धान है 134 है 127 है, ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं, परमल वाले में। लॉन्ग सिलेंडर राइस इसको बोलते हैं, और इसका हमारे देश में भी उपयोग होता है और ये एक्सपोर्ट भी होता है। ये नॉन बासमती कैटेगरी में है। तो इसमें मिल वाले को चाहिए कि भाई इसकी मिलिंग अच्छी हो। हमारे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ये कुछ अपने स्टैंडर्ड दिए हैं कि जो ब्रोकन परसेंटेज है उसमें जब मिलिंग होती है, मिल में जाता है धान, तो जो टूटा चावल है वो 25% से कम होना चाहिए। जो ये हमारी किस्में हैं स्मार्ट धान की, इनमें जो चावल की टूट है वो बहुत कम है। FCI का स्टैंडर्ड 25% है, हमारे में करीब 20% से भी कम है। फिर ये होता है कि भाई आपने 100 किलो धान डाला, उसमें से चावल कितना आया, रिकवरी कितनी हुई। हमारी जो ये किस्में हैं स्मार्ट धान की, इनकी रिकवरी 70% से ज़्यादा है। हमने राजपुरा में अब से करीब 8 साल पहले जब हम टेस्ट मार्केटिंग कर रहे थे, सबसे पहले हमने यही किया था। एक मिल के अंदर हम अपना करीब 10 टन धान लेके गए किसानों के यहाँ जो लगवाया हुआ था, और वहीं उसी मिल में हमने कुछ जो पॉपुलर वैरायटी हैं, PR की वैरायटीज़ हैं अपनी PAU की, उनकी भी मिलिंग कराई, और जो अन्य स्मार्ट ये दूसरे हाइब्रिड लगाते थे किसान, उसकी भी मिलिंग कराई। तो वहाँ पे करीब 300 मिलर थे उस मीटिंग में, और उनके सामने हमने लाइव मिल में अपना धान डाला और चावल निकाला। उनके सबके सामने वीडियो बना और सबने यहाँ पे देखा कि हमारा जो ब्रोकन था वो सबसे कम था, मिलिंग सबसे ज़्यादा थी। तो इसकी मार्केटिंग में प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो एक चावल है जिसको हम बोलते हैं बासमती, ये लंबे वाला दाना होता है जिसका 11-21 है, या हमारी CR है, खुशबू वाली बासमती का भी हमारा डोमेस्टिक देश का भी मार्केट है और एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा मार्केट है। तो हम लोगों ने पहली हम ऐसी कंपनी होंगे कि जिन्होंने कि स्मार्ट धान भी हम देते हैं, हाइब्रिड भी देते हैं, लेकिन हमने ये बासमती की जो वैरायटीज़ हैं हमारे पब्लिक सेक्टर ने रिलीज़ की हैं, पूसा अनुसंधान ने, हमने वो भी वैरायटी लाइसेंस की हैं, हम वो भी किसानों को उपलब्ध कराते हैं। फिर एक मैं बताना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, पिछले 2-3 सालों में हुआ है कि जो हम निर्यात करते हैं बासमती का, कुछ हमारे निर्यात के ऑर्डर कैंसिल हो गए या वहाँ पे शिपमेंट कैंसिल होगी कि उसमें भाई कुछ दवाई जो हम फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड के स्प्रे करते हैं उसका रेजिड्यू मिला। तो पूसा इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा काम किया, एक नई किस्म निकाली उन्होंने बासमती की, जिसमें कि धान में स्प्रे कम होते हैं। जो BLB और ब्लास्ट की बीमारी है वो नहीं आती है, दवाइयों का स्प्रे कम होगा तो रेजिड्यू भी नहीं आएंगे, हमारी जो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट है वो भी कैंसिल नहीं होंगी। तो हम उन बीजों का भी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो किसान का हम देख रहे हैं कि भाई जो भी वो उत्पादन कर रहा है हमारे बीज से, उसको मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तीसरी तरह का धान है जो कि हमारे साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर है, उसको मीडियम सिलेंडर दाना बोलते हैं, BPT टाइप। हमारे दक्षिण भारत में बहुत तरह की किस्में हैं, उसमें मसूरी भी बोलते हैं उसको, मसूरी सोना। एक BPT एक बहुत बड़ी वैरायटी है, BPT 5204। उसके चावल की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। वो उसका छोटा है दाना, पकने के बाद खुला चावल बनता है, बहुत अच्छा टेस्ट है, और ये हल्का चावल होता है, और ये भी एक्सपोर्ट भी होता है। और हमारे जो साउथ दक्षिण भारत में लोग इसको बहुत खाते हैं, और इसका किसान को दाम भी ज़्यादा मिलता है।
सवाना बीपीटी जैसी जो वैरायटीज़ हैं उनकी भी मार्केटिंग कर रहा है, किसानों को वो बीज भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो जो तीनों पॉपुलर वैरायटीज़ टाइप हैं धान की किस्में, लॉन्ग सिलेंडर, बासमती और मीडियम सिलेंडर, हम तीनों तरह के वैरायटीज़ किसान को उपलब्ध करा रहे हैं कि जिससे कि उनका जो उत्पादन है और उसकी मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। सर, जब हम बात करते हैं कि जो किस्मों की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं किसान आज भी ये सोचता है कि वो अपना बीज अपने ही खेत में तैयार करके उसको ही इस्तेमाल करें। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं देखिए इनोवेशन की जब हम बात करते हैं तो किसान को इनोवेशन की तरफ लेके आने के लिए उसको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए, उसको एक ऐसा मैसेज चाहिए जिससे कि वो इनोवेशन की तरफ आए, क्योंकि अभी भी किसान वही देसी वैरायटी अपना रहा है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहें? देखिए, उसको हम बोलते हैं सीड रिप्लेसमेंट रेट। हाँ, कितना % किसान नया बीज खरीद रहा है। और एक कहावत है हमारे शास्त्रों में, पुराणों में लिखा हुआ है, जो बोओगे आप वही काटोगे। पहले किसान अपने घर में बीज रखता था, अभी भी बहुत किसान रखते हैं, क्योंकि उस समय में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। अभी हम लोग क्या करते हैं कि भाई जो मैंने तीनों तरह के बीज बताए हैं, जो हम प्रोडक्शन लेते हैं उसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि भाई उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी एक जैसी हो, यूनिफॉर्मिटी हो। नहीं तो आप देखते होंगे कि खेतों में आपने किसान ने वैरायटी लगाई हुई है, कोई उसमें बीच में दूसरी तरह के पौधे भी दिख जाते हैं। तो यूनिफॉर्म एक जेनेटिक प्योरिटी हम देते हैं। दूसरा है कि जब उसको हम प्रोडक्शन में रोगिंग करवाते हैं, उन दूसरे पौधों को निकलवा देते हैं ताकि जिससे कि उसकी प्योरिटी अच्छी मिले। दूसरा होता है कि सीड प्लांट में जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग में हम जो छोटा दाना है या जो दाना जमने वाला नहीं है उनको निकाल देते हैं। हम सीड क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं पहले। किसान को हमारा ये कि मिनिमम जो भारत सरकार के मापदंड हैं, भाई 80% अंकुरन होना चाहिए, हम उससे ज़्यादा ही अंकुरन वाला बीज बाज़ार में देते हैं। फिर तीसरा ये कि अब सीड ट्रीटमेंट जो हम बीज शोधन करके देते हैं, उससे भी कुछ बीमारियां और कीड़े जो शुरू में बीज पे आ जाते हैं, फसल में आ जाते हैं, वो नुकसान नहीं कर पाते। तो किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा कि नया बीज लगाने का खाली हाइब्रिड में ही नहीं, इवन वैरायटीज़ में भी जो आप PR, पूसा, ये सब वैरायटीज़ भी आप लगा रहे हैं, गेहूं की भी जो आप वैरायटी लगा रहे हैं, उसमें भी आप अगर बीज हर साल बदलेंगे, आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा मिलेगा, आपका उपज अच्छा मिलेगा और उसमें थोड़ा बीमारियों और कीड़ों से लड़ने की क्षमता भी ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने धान के साथ साथ अभी पिछले 3 साल पहले गेहूं में भी सवा कनक 1734 के नाम से हमने एक नया बीज दिया था। और आप हैरान होंगे जान के कि किसान भाई ज़्यादातर हमारे देश में 40 से 50 किलो प्रति एकड़ बीज दर का इस्तेमाल करते हैं गेहूं में, लेकिन ये वैरायटी का जो बीज हमने तैयार किया, ये किसान भाइयों को केवल 34 किलो प्रति एकड़ यूज करना है। तो हमने 10% से ज़्यादा, इनफैक्ट 15% सीडिंग रेट कम कर दिया, कम बीज लगेगा। फिर उसके साथ एक हम अंदर बैग में एक सीड ट्रीटमेंट केमिकल किसान को देते हैं, उससे शोधित करेगा तो उसकी फसल अच्छी होगी। फिर इसमें हमने ये किया कि भाई जब मैंने बताया सीड प्रोडक्शन प्रोसेस में और प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में भी कि ये इस तरह की किस्म है कि इसका फुटाव ज़्यादा है, इसके कद भी कम होता है, चूँकि अगर कद कम होगा तो फसल गिरेगी नहीं। फसल गिर जाती है तो किसान भाई कंबाइन से नहीं काट पाते हैं। दाने का वजन अच्छा है और इसमें येलो रस्ट की एक बीमारी लगती है, वो बीमारी भी नहीं आती। तो ये एक फ़ायदे हैं किसान भाइयों कि जो आप बीज अगर हर बार नया लेंगे, आपको ये ज़रूर लगेगा अरे भाई मैं घर का बीज लगाता तो मेरा तो घर का ही बीज हो जाता। तो ये मान लो कि भाई चलो जैसे गेहूँ है 20 रुपये किलो, 2000 रुपये क्विंटल का घर का हो गया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों कि अगर आपकी उपज 1 क्विंटल भी ज़्यादा आ गई, आपको इस सीड ट्रीटमेंट भी मिल गया, आपकी फसल एक समान आ रही है, कल को मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो बीज का खर्च तो बहुत कम है आपके टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। और बीज का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल है फसल की उपज में और फसल की गुणवत्ता में। जो विकसित देश हैं, इवन भारतवर्ष में भी छोटे छोटे किसान, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, वहाँ पे सीड रिप्लेसमेंट सबसे ज़्यादा हो रहा है अभी, क्योंकि छोटा किसान इसको मुश्किल समझता है कि भाई वो बीज को बचा के रखे, उनके पास भंडारण की क्षमता नहीं है, बीज में भी कीड़ा लग जाता है तो बीज की वो अंकुरण क्षमता नहीं रह पाती है, एक बीज के अंदर जो एक विगर होता है वो नहीं रह पाता है। तो बट लेकिन अच्छी बात यह है ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई अब नया बीज इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अवेयरनेस किसानों के बीच बढ़ रही है।
तो किसान भाइयों, आपने सर को सुना, ये बड़े ही गर्व की बात है जब हम बात करते हैं कि जो अच्छे बीज हमारे देश के अंदर होने चाहिए। आज हमारे ही देश की स्वदेशी कंपनी उस स्तर के बीजों को तैयार कर रहे हैं जिनकी आपको सही मायनों में ज़रूरत है। सर, मैं जानना चाहूँगा जो सवाना सीड्स के अभी अपकमिंग डेवलपमेंट्स हैं, जो नई चीज़ें सवाना सीड्स हमारे किसान भाइयों के लिए लेके आने वाला है, क्योंकि 10 सालों का सफ़र पूरा हुआ है सवाना सीड्स का। मैं बल्कि कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपको इस चीज़ के लिए। तो क्या नई चीज़ें आने वाली हैं सर किसान भाइयों के लिए? देखिए, हमने धान में कुछ नए स्मार्ट धान के बीज अपने लेके आ रहे हैं। 7301 इस साल बहुत कम मात्रा में दिया था, टेस्ट मार्केटिंग किया था। एक नई किस्म हम लेके आ रहे हैं 7501 7501, बहुत हाई यील्डिंग है और हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तरी भारत में, पंजाब, हरियाणा, यूपी में ये किस्म 115 दिन में तैयार हो जाएगी। और जो किसान भाई अभी वैरायटी लगाते हैं उनसे 10 से 15% ज़्यादा उपज है, मिलिंग भी अच्छी है। और गेहूं में हम 2 नई किस्में दे रहे हैं इस साल। एक है 2034 और एक है 2040। 2034 उत्तर भारत के लिए है, पंजाब, हरियाणा, यूपी। और जो 2040 है, ये किस्म हमने मध्य सेंट्रल इंडिया, एमपी, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स के लिए दी है। और आने वाले समय में हम, जो मैंने बात किया कि नए बीज जो हम तैयार कर रहे हैं उनमें हम लोग बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ब्लास्ट, इनके लिए टॉलरेंस डेवलप कर रहे हैं। तो अब से आने वाले सालों में कुछ जो हमारे नए बीज आएंगे उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होगी। और ये जो फुल पेज सिस्टम मैंने बताया जिससे कि हम सीधी बिजाई कर सकते हैं, ये तो एक धान की फसल में क्रांति होगी। और मुझे पूरा विश्वास है किसान भाइयों से को साथ जोड़ते हुए, उनसे कुछ नया सीखते हुए, हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं उन लोगों के सहयोग से और प्रदेश और भारत सरकार के सहयोग से हम लोग किसान भाइयों तक ये नई तकनीक लेके आ जाएंगे बहुत कम समय में, आने वाले समय में। और भारत का जो धान में उत्पादन में हम लोग ना केवल क्षेत्रफल में बल्कि टोटल प्रोडक्शन में भी हम नंबर 1 बनेंगे और किसानों की आय बढ़ाएंगे मिलके। किसान भाइयों के लिए मेरे 3 मैसेज हैं। सबसे पहला मैसेज तो ये है कि मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये कोविड के समय में भी सभी देशवासियों को पर्याप्त अनाज मिल पाया, दूध मिल पाया, सब्जियों की सप्लाई हो पाई। मुझे पता है कि कुछ जगहों में किसान भाइयों को उस समय में बहुत समस्याएं आई हैं, ख़ासतौर से सब्जी वाले किसानों को और डेयरी वाले किसानों को। हम लोग कोशिश करेंगे कि किसान भाइयों की जो मुश्किलें हैं ऐसे समय की वो सब जगह संदेश पहुंचा सकें। लेकिन मेरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया का पेट भर रहे हैं। दूसरा मेरा मैसेज है किसान भाइयों कि अभी धान की फसल के कटने का समय आ गया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पराली जो है फसल की, पुराल जो है उसको ना जलाएं। इसको जलाने से प्रदूषण बढ़ता है, इसको जलाने से आपकी मिट्टी की, खेत की जो उत्पादक क्षमता है, फर्टिलिटी है, वो भी कम होती है। तो पराली को संभालने के और बहुत उपाय हैं। आप खेत में गला के उसको मिट्टी में मिला सकते हैं, इसकी बेल्स बन जाती हैं, फसलों का चारा भी बन जाता है। तो पराली ना जलाएं। तीसरा मेरा संदेश ये है कि किसान भाइयों, ये जो पेंडेमिक है कोविड, ये पहले शहरों से चला लेकिन अब ये गाँव में भी फैल रहा है। मेरी आपसे विनती है कि भाई आप और आपका परिवार, आप सब लोग भी मास्क का उपयोग करें, अपने हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में ख़ास तौर से मास्क का उपयोग ज़रूर करें। अपने जो खुराक है उसमें ऐसे तत्व लें, ख़ास तौर से विटामिन डी, विटामिन सी, ये अपनी डाइट में डालें जिससे कि आपके अंदर एक जो इम्यूनिटी है वो आपकी स्ट्रॉन्ग रहे। और चौथा मैसेज मेरा है कि गेहूं की फसल का समय आ रहा है बुआई का। तो गेहूं के जो हमारे नए बीज हैं 1734 है, 2034 है, 2040 है, इनको भी आप आजमाएं। और जो आपका आशीर्वाद और स्नेह हमारे साथ हमेशा बना रहा है, उसी तरह से हमें अपना आशीर्वाद देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद, जय किसान।